नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। जैसे जैसे आम चुनाव 2024 नज़दीक आता जा रहा है, उसी के साथ देश में नए नए विवाद भी मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर सुर्खियों में आ रहे हैं, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी तथा भाजपा नेतृत्व पूरी सतर्कता के साथ रणनीतिक तौर पर काम कर रहे हैं। चुनावी साल होने के कारण सरकार व पार्टी नेतृत्व को बखूबी पता है कि एक चिंगारी भी उनके 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार के सपने के आशियाने को नुकसान पहुंचा सकती है। शायद इसीलिए बृजभूषण शरण सिंह प्रकरण से लेकर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद तक एक रणनीतिक योजना के साथ सरकार अपने तरीके से और पार्टी अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। बात अगर बीते एक सप्ताह की करें तो कुछ अहम विवादों ने इन दिनों देश भर की मीडिया को दिन रात का मसाला दे रखा है। इन विवादों में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और महिला रेसलर खिलाड़ियों के बीच आरोपों के दंगल समेत बीबीसी द्वारा साल 2002 में हुए गुजरात दंगों तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर 2 भागों में बनाए गए इंडिया द मोदी क्वेश्चन के पहले भाग को 17 जनवरी को जारी करने से हो गया। अब तीसरा विवाद सुप्रीम कोर्ट के कलेजियम द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर अधिवक्ता आर जान सत्यन को पदोन्नत करने की दोबारा सिफारिश को लेकर हुआ है। अब सिलसिलेवार अगर बात की जाए तो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह फिलहाल अस्थायी तौर पर निलंबित जैसी स्थिति में हैं और कुश्ती संघ के विभिन्न गतिविधियों पर खेल मंत्रालय ने पूरी तरह रोक लगा दी है। संघ के उप सचिव तथा बृजभूषण शरण सिंह के खास माने जाने वाले विनोद कुमार तोमर को खेल मंत्रालय ने हटा दिया है। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा गठित 7 सदस्यीय कमेटी अपनी जांच पड़ताल में जुटी है। अब आते हैं बीबीसी के उस डॉक्यूमेंट्री पर जिसने इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक में भूचाल मचा रखा है, जिसकी आंच ब्रिटेन के संसद तक में दिखाई दी, जिसके चलते ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री मोदी का बचाव करते हुए सदन में बयान तक देना पड़ा। आखिर बीबीसी द्वारा 2 भागों में बनाए गए डॉक्यूमेंट्री द इंडिया द मोदी क्वेश्चन कि पहले भाग में ऐसा क्या है जिसके चलते केंद्र सरकार के गृह, विदेश तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की संयुक्त टीम द्वारा इस डॉक्यूमेंट्री को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से हटाने के लिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदमन बागची को आदेश तक जारी करना पड़ा। जबकि 17 जनवरी को जारी किए गए इस डॉक्यूमेंट्री का पहला भाग भारत में जारी ही नहीं किया गया था, वहीं इसका दूसरा भाग 24 जनवरी को जारी किया गया। अब इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी पर आते हैं। दरअसल बीबीसी ने गुजरात में साल 2002 में हुए दंगों, उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी की छवि, आरएसएस तथा देश में सांप्रदायिकता जैसे मुद्दे के आधार पर इस डॉक्यूमेंट्री का पहला भाग 17 जनवरी को भारत छोड़कर अन्य देशों में ट्विटर तथा यूट्यूब पर जारी किया था। इसके बाद इसके कुछ पिक्स भारत में भी ट्विटर के जरिए 50 से अधिक लोगों द्वारा ट्वीट कर दिए गए, जिन्हें सरकार ने ट्विटर को हटाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हालांकि इसको लेकर बीबीसी ने अपनी तरफ से सफाई जारी करते हुए कहा है कि यह डॉक्यूमेंट्री काफ़ी रिसर्च करने के बाद बनाई गई है। इस डॉक्यूमेंट्री में महत्वपूर्ण मुद्दों को निष्पक्षता के साथ सामने रखने की कोशिश की गई है। बीबीसी के एक प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा था कि डॉक्यूमेंट्री पर उच्चतम संपादकीय मानकों के अनुसार गहन शोध किया गया है। प्रवक्ता ने कहा है कि इसके लिए विभिन्न राय रखने वाले लोगों, गवाहों और एक्सपर्ट से संपर्क किया गया है। अब आते हैं इस विवाद पर देश के 302 जाने माने विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों द्वारा बीबीसी को लिखे गए खुले पत्र पर। इसको लेकर देश के रिटायर्ड जजों, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और पूर्व सैन्य अधिकारियों, जिनकी संख्या लगभग 302 है, उन्होंने बीबीसी को चिट्ठी लिखी है। लेटर में कहा गया है कि बीबीसी की इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री में भारत के प्रति बीबीसी का पूर्वाग्रह और नकारात्मक सोच साफ दिखाई देती है। यह ब्रिटिश राज के फूट डालो और राज करो की नीति का हिस्सा था। लेटर में बीबीसी की सीरीज को लेकर कहा गया है कि यह न केवल भ्रामक और स्पष्ट रूप से एक तरफा रिपोर्टिंग है, बल्कि यह एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व के 75 साल पुराने ढांचे पर सवाल उठाती है। पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सीरीज में साफ तौर पर तथ्यात्मक गलतियों के अलावा कथित रूप से शब्दों का बार बार प्रयोग किया गया है। डॉक्यूमेंट्री में इस फैक्ट को दरकिनार किया गया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने साल 2002 के गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की किसी भी भूमिका को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। साथ ही उस
उस समय की राज्य सरकार पर लगे मिलीभगत और निष्क्रियता के आरोपों को भी खारिज किया जा चुका है। इस पत्र पर 302 लोगों के हस्ताक्षर हैं, जिनमें 13 रिटायर्ड जज, 133 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, 22 राजदूत और 156 आर्म फोर्सेज के ऑफिसर शामिल हैं। इस लेटर के कोऑर्डिनेटर पूर्व राज्य चीफ संजीव त्रिपाठी और पूर्व राजदूत बी मुखर्जी हैं। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अनिल देव सिंह, पूर्व गृह सचिव LC गोयल, पूर्व विदेश सचिव शशांक, रा के पूर्व प्रमुख संजीव त्रिपाठी और NIA के पूर्व निदेशक योगेश चंद्र मोदी शामिल हैं। अब बात करते हैं आखिर किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार ने इस विवादित डॉक्यूमेंट्री को देश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन किया। दरअसल IT नियम 2021 की धारा 16 के तहत इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर रोक लगाई गई है। इस नियम को औपचारिक रूप से सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के रूप में जाना जाता है। नियम के अनुसार इमरजेंसी स्थिति में सूचना मंत्रालय के सचिव यदि ये पाते हैं कि कंप्यूटर संसाधनों के माध्यम से किसी भी ऐसी सामग्री को सार्वजनिक पहुंच से रोकना जरूरी है, तो वे इसके लिए अंतरिम उपाय के रूप में दिशा निर्देश जारी करते हैं ताकि वो पहचाने गए लोगों प्रकाशकों को समझ सकें। इसके बाद सचिव ऐसे कंटेंट के प्रसारण पर रोक लगा सकते हैं। अब आते हैं न्यायपालिका और केंद्र सरकार के बीच के एक विवाद पर। जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में टकराव जारी है। दोनों की तनातनी के बीच सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पहली बार हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में रा और IB की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया। जजों के प्रस्तावित नामों और कॉलेजियम पर केंद्र सरकार की आपत्तियों पर भी खुलासा किया है। दरअसल कॉलेजियम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की एक व्यवस्था है। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने खुद तय की है। इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति एवं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तथा जजों के ट्रांसफर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एवं 4 अन्य सबसे सीनियर जजों का समूह फैसला लेता है। इसके बाद ये नाम राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं। जजों के समूह यानी कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार राष्ट्रपति के पास भेजती है। इन सिफारिशों को मानना राष्ट्रपति और सरकार के लिए अनिवार्य होता है। हालांकि सरकार चाहे तो कॉलेजियम से एक बार ये अनुरोध कर सकती है कि वह अपनी सिफारिश पर पुनर्विचार करे, लेकिन कॉलेजियम ने वही सिफारिश फिर से भेज दी तो सरकार के लिए उसे मंजूर करना जरूरी होता है। यानी कॉलेजियम सिस्टम में सरकार की भूमिका सलाह देने या अपनी असहमति जताने तक सीमित है। इसे मानना या न मानना जजों के समूह के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से 16 जनवरी को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था। सूत्रों के अनुसार इसके जरिए कानून मंत्री ने कॉलेजियम में अपना प्रतिनिधि शामिल करने की बात कही थी। इसके बाद केंद्र सरकार की आपत्तियों का जवाब देने के लिए चीफ जस्टिस की अगुवाई में कॉलेजियम ने तय किया कि इस बार सारे मामले को सार्वजनिक किया जाएगा। यह भी तय किया गया कि कॉलेजियम की सिफारिशों में केंद्र सरकार की आपत्तियों, रा और IB की रिपोर्ट का भी हवाला दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे मामलों में कॉलेजियम की राय को भी सिफारिशों में शामिल किया जाए। कॉलेजियम की ओर से प्रस्तावित कई नामों पर तो विवाद भी हो चुका है। ऐसा ही एक मामला अभी सामने आया है। इसमें कॉलेजियम ने 11 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल को जज के तौर पर नियुक्ति देने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने इस सिफारिश पर आपत्ति जताई थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से उनके नाम पर फिर विचार करने के लिए कहा था। सौरभ भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के बेटे हैं। पिछले साल भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने सौरभ के नाम की सिफारिश की थी। कॉलेजियम के एक बयान में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट में जज के रूप में सौरभ की पदोन्नति के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस सिफारिश पर फिर से विचार करने के लिए कह दिया। केंद्र ने कहा कि सौरभ की जगह किसी दूसरे का नाम भेजा जाए। बताया जाता है कि समलैंगिक सौरभ के पार्टनर यूरोप से हैं और स्विस दूतावास में काम करते हैं। विदेशी पार्टनर होने के चलते इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी सौरभ के खिलाफ ही रिपोर्ट दी। केंद्र सरकार ने इसी रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा का हवाला देते हुए सौरभ के नाम पर फिर से विचार करने के लिए कॉलेजियम को कह दिया।
लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम भी अड़ गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई सीनियर जजों से बात की। उन्होंने कॉलेजियम में शामिल जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस KM जोसेफ से 18 जनवरी को चर्चा की। इसके बाद 19 जनवरी को चीफ जस्टिस ने इस मामले पर भविष्य में होने वाले मुख्य न्यायाधीशों से भी चर्चा की। इसके बाद फैसला लिया गया कि जिन नामों पर फिर से विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने कहा है, उन्हीं नामों को फिर से सिफारिश कॉलेजियम भेज देगा। धन्यवाद।